स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम के इंट्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया था हमने, और आज का लेक्चर हम एक डिटेल डिस्कशन इनेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा के बारे में करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी या जो सहज प्रतिरक्षा है, जिसे नेचुरल इम्यूनिटी इस नाम से भी जाना जाता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। एक बार रिपीट करते हैं उनको कि इनेट इम्यूनिटी की वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने इनेट इम्यूनिटी की डिस्कस की थी, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि इनेट इम्यूनिटी किसी एनिमल में जन्म से ही उपस्थित होती है, और इसीलिए इनेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न, जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। सो द इनेट इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी। एक चीज हुई। जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी इनेट इम्यूनिटी की, वो थी कि इनेट इम्यूनिटी अविशिष्ट है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, कि अलग अलग जो पैथोजेंस हैं, रोग जनक हैं या जो रोग कारक हैं, उनके लिए इनेट इम्यूनिटी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस नहीं रखती हैं। वो सभी प्रकार के पैथोजेंस के लिए सिमिलर रिस्पॉन्सेस, समान प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करती है। तो इसको हमने कहा था कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने कल डिस्कस की थी इनेट इम्यूनिटी की, वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है इनेट इम्यूनिटी की, वो ये है कि इनेट इम्यूनिटी हेरिटेबल है, वंशानुगत होती हैं, यानी पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में ये ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने इनेट इम्यूनिटी की डिस्कस की। साथ में ये बात भी आप ध्यान रख लें कि जो इनेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा है, उसमें मेमोरी, स्मृति जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। आगे हम जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इस बात को और क्लियर हम कर लेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। मानव शरीर का अगर मैं उदाहरण लूं, ह्यूमन का,
तो ह्यूमन में ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा है, इसके कितने लेवल हैं, कौन से कंपोनेंट घटक इस इन्नेट इम्यूनिटी में सम्मिलित किए गए हैं, ऐसे कुछ बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक इंट्रोडक्शन, एक सामान्य जानकारी आपको इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा, इसके बारे में समझ में आ गई होगी। अब उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि मानव शरीर में ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किन रूपों में उपस्थित हैं, यानी उसके घटक कौन से हैं और वो किस प्रकार अपना कार्य करेगी, और जो पैथोजेंस, रोगजनक शरीर में आ सकते हैं उन्हें रोकेगी किस प्रकार, और अगर आ गए हैं तो उन्हें न्यूट्रलाइज, उदासीन कैसे करेगी। तो ये क्या व्यवस्थाएं हैं इन्नेट इम्यूनिटी की मानव शरीर में, इस पे हम बेसिकली डिस्कस आज कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में इन्नेट इम्यूनिटी के 4 डिफरेंट लेवल मेंशन किए हैं। एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट, घटक इन्नेट इम्यूनिटी का हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल बैरियर। ये भौतिक अवरोध है। इज दैट क्लियर? पहला हो गया। नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका कंप्लीमेंट सिस्टम, संपूरक तंत्र है। क्या है वो पूरक तंत्र, उस पर अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड लेवल फैगोसाइटिक रिस्पॉन्सेस, भक्षाणु प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं हैं। और लास्ट में 4th लेवल है इन्फ्लेमेशन, शोध अनुक्रिया, हिंदी में इसे और एक नाम से जाना जाता है प्रदाह अनुक्रिया। तो ये 4 लेवल, और ये चारों लेवल इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा में सम्मिलित किए गए हैं। एक बात मैं आपको यहां बता दूं कि जो टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली करेगा क्या कि ये जो 4 लेवल्स हैं, ये जो चारों स्तर हैं, ये चारों 2 काम करते हैं। पहला काम कि कोशिश की जाए कि पैथोजेंस, रोगजनकों को शरीर में एंटर ही ना होने दिया जाए, एंट्री रोके। दूसरी बात, अगर वो एंटर हो जाते, इफ दे विल एंटर, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट उन पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करें, ताकि हमारे शरीर के जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनको नुकसान ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये जो 4 लेवल्स हैं बेसिकली ये 2 काम करेंगे। पहला, प्रवेश को, रोगजनकों की एंट्री को शरीर में रोकेंगे। दूसरा, अगर एंटर हो गए हैं तो उन्हें, उन रोगजनकों को न्यूट्रलाइज, उदासीन अपनी प्रतिक्रिया द्वारा करेंगे।
तो एक एक करके कुछ एग्जाम्पल से अब इन्हें हम समझेंगे। फर्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर्स। मैं कुछ बातें लिखता जाऊंगा, आप लोग भी राइट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स हैं उसमें आपको ये चीजें सभी मिलेगी। कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, ये मैं कुछ बेसिकली एग्जाम्पल्स दे रहा हूं ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन हो कि वो फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध क्या है। जैसे मैंने एक बात की, फर्स्ट फिजिकल बैरियर की, अभी मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। स्किन की बात करें, त्वचा की हम बात कर सकते हैं। दूसरी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन की, श्लेष्मा झिल्ली या स्तर की, और तीसरी जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं सीक्रीशंस की, विभिन्न प्रकार के स्त्रावों की। इन तीन एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भौतिक अवरोध क्या है, फिजिकल बैरियर क्या है, और ये फिजिकल बैरियर किस प्रकार शरीर में रोग जनकों, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथस पैरासाइट्स, इनको प्रविष्ट होने से रोकेंगे। बैरियर का मतलब ये अवरोध। इन्होंने एक अवरोध बनाया, दीवार बनाई, ताकि रोग जनक बॉडी में एंटर ना हो सके। तो ऐसे 3 फिजिकल बैरियर्स मैंने एग्जाम्पल के लिए मेंशन किए हैं। त्वचा, श्लेष्मा स्तर और विभिन्न प्रकार के स्त्राव। अब क्या क्या है एक एक करके समझते हैं। अगर आपने त्वचा की संरचना अगर थोड़ी सी पढ़ी है तो हम ऐसा कहते हैं, जो ये ऊपरी स्तर है त्वचा का, ये एपिडर्मिस अधिचर्म स्तर है, और इस अधिचर्म स्तर के नीचे चर्म यानी डर्मिस लेयर है। तो 2 लेयर हो गई, आउटर एपिडर्मिस, लोअर डर्मिस। एक को अधिचर्म, दूसरे को चर्म स्तर। अब जो अधिचर्म है, अधिचर्म में 5 डिफरेंट लेयर्स है, 5 स्तरों से अधिचर्म स्तर बना हुआ है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं अधिचर्म के सबसे ऊपरी स्तर की, जिसका नाम श्रृंगीय स्तर कॉर्नियम लेयर है। और उस कॉर्नियम लेयर में एक प्रोटीन है, जानकारी के लिए हम उसका नाम लिख दें। उस प्रोटीन का नाम है कीरेटिन। बात याद रहेगी। तो ये जो कीरेटिन है, ये डेड प्रोटीन है, मृत प्रोटीन होता है। तो कीरेटिन श्रृंगीय स्तर में उपस्थित मृत प्रोटीन है, और ये कीरेटिन त्वचा पर जीवाणु या और कोई रोगजनक है, कवक, इनकी ग्रोथ, इनकी वृद्धि को रोकता है। तो पहला बैरियर त्वचा हुई, और त्वचा अवरोध का कार्य कर पा रही है, तो उसके लिए उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, वो है कीरेटिन। कीरेटिन अधिचर्म के बाहरी स्तर कॉर्नियम श्रृंगीय स्तर में मौजूद मृत प्रोटीन होता है। तो ये जीवाणु हैं और भी कोई रोगजनक हैं, तो उसकी ग्रोथ को,
वृद्धि को त्वचा पर रोक देगा, स्टॉप कर देगा। एक हुआ। दूसरी बात करें, त्वचा में त्वक ग्रंथियां पाई जाती, कुछ नाम मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहली ग्रंथि है स्वेद ग्रंथियां, जो पसीने का स्त्रावण करती हैं। दूसरी ग्रंथि है सीबेसियस ग्रंथियां, जो सीबम स्त्रावित करती हैं। तो मैं एक डिस्कस कर लेता हूं केवल ऑयल या सीबम के बारे में। तो सीबम एक वसीय तरल है, तेलीय तरल है, और इस सीबम का स्त्रावण त्वचा में उपस्थित सीबेसियस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो ये सीबम है, स्वेद ग्रंथियों का स्वेद पसीना है। ये क्या करते हैं कि त्वचा का पीएच 3 से 5 अम्लीय हो गया, अम्लीय बना के रखते हैं। तो सीबम के कारण, पसीने के कारण स्किन, त्वचा का पीएच एसिडिक 3 से 5 के बीच में रहेगा, और त्वचा का ये जो अम्लीय पीएच है, एसिडिक पीएच है, ये जीवाणुओं की वृद्धि को त्वचा पर रोकेगा, स्टॉप करेगा। तो ये हमने स्किन की सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की। ये भी एक त्वचा को अवरोध का कार्य करने में सहायता करती है। तो एक हो गया। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के चारों ओर ये त्वचा है, तो त्वचा की ये 2 प्रॉपर्टी शरीर पर जीवाणुओं की वृद्धि, ग्रोथ को रोकती हैं। यहां तक ठीक। आगे चलता हूं। नंबर 2, जो दूसरा डिस्कशन मैं कर रहा हूं भौतिक अवरोध का, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा स्तर। चलो बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, आहार नाल की मैं बात कर रहा हूं। भोजन की नली की बात करें, जो भोजन हम लेते हैं वो इसी भोजन नली आहार नाल में प्रवेश करता है। नंबर 2, दूसरी मैं बात कर रहा हूं श्वसन पथ की, रेस्पिरेटरी पाथ की। तो जो गैसें ब्रीथिंग के समय हम लेते हैं वो कांटेक्ट में, यानी फुफ्फुस में एंटर करेगी इसी श्वसन पथ से होकर। तो श्वसन पथ हो गया, आहार नाल हो गई, इनके अंदर ये श्लेष्मा झिल्ली या श्लेष्मा का स्तर उपस्थित होता है। तो यहां एक्चुअल में उपकला कोशिकाएं हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। उन एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा म्यूकस, एक चिपचिपा सा तरल है, वो रिलीज किया जाता है। तो क्या है, ये उपकला कोशिकाएं थी। इन उपकला कोशिकाओं ने म्यूकस, एक चिपचिपे तरल का स्त्रावण किया। तो जो ब्रीथिंग के समय हमने गैसें ली, तो हो सकता है उसमें जीवाणु, वायरस उपस्थित हो। जो भोजन हमने लिया उसमें हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। तो श्वसन पथ की और आहार नाल की ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये श्लेष्मा बनाएगी, चिपचिपा तरल बनाएगी। बैक्टीरिया, वायरस इससे चिपक जाएंगे और इस प्रकार वो शरीर के भीतर अंगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी एक बैरियर हुआ, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी रोगाणुओं को, रोगजनकों को शरीर में प्रवेश होने से रोकेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि नासा कोश जो है हमारा, इसके अलावा हम ऐसा कहें श्वसन पथ में जो उपकला कोशिकाएं हैं, वह सीलिया, पक्षमाभ है, छोटी छोटी रोमनुमा संरचनाएं हैं, वो भी वायु में उपस्थित जीवाणुओं को और भी कोई रोगजनक है उनको रोक देती है। और इस प्रकार जब म्यूकस मेम्ब्रेन रीन्यू होती है, कुछ दिनों बाद वो म्यूकस मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी, उसकी जगह नहीं आएगी,
तो जब वो अलग होगी तो उसके साथ वो रोगजनक भी शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें और दिखती है कि हमारी आहार नाल में, हमारे श्वसन पथ में जो एपिथेलियल उपकला कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में कुछ जीवाणु मौजूद हैं जो लाभदायक है, प्रॉफिट देते हैं। और बाहर से श्वसन के समय भोजन के साथ मान लो कोई हानिकारक जीवाणु एंटर करता है, तो उपकला ऊतक के या उपकला कोशिकाओं के जो लाभदायक जीवाणु हैं और बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणु हैं, इनमें कंपटीशन होता है। तो उस कंपटीशन का भी हमें एक प्रॉफिट मिलता है और वो भी एक बैरियर का काम करता है। तो दो चीजें मैंने डिस्कस की, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस है, सीलिया की मैंने बात की, और कंपटीशन बताया, प्रतिस्पर्धा बताई हमारी कोशिकाओं के लाभदायक जीवाणुओं की और बाहर से आने वाले हानिकारक जीवाणुओं की। अब लास्ट में डिस्कस करूंगा सीक्रीशंस पे, रासायनिक स्त्रावों पे। तो हम देखते हैं कि आमाशय में HCl स्त्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के कारण आमाशय का pH 2 के आसपास है, हाईली एसिडिक है। तो स्टमक ने HCl बनाया, तो भोजन में अगर कोई रोगजनक है तो स्टमक में जाते ही HCl उसे नष्ट कर देगा, बचाव हुआ एक प्रकार का। कुछ लिक्विड है हमारी बॉडी के जिनमें लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्रकार का एंजाइम है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये लाइसोजाइम आंसू के अंदर है, टीयर्स में, हमारी लार जो है सलाइवा, उसमें ये लाइसोजाइम्स हैं। तो लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये जो सीक्रीशंस हैं, आंसू, लार, गैस्ट्रिक जूसेस, जठर रस, ये सब सीक्रीशन भी एक प्रकार के बैरियर का काम करते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट लेवल की डिस्कस की, भौतिक अवरोधों के बारे में डिस्कस किया। तो 3 एग्जाम्पल दिए मैंने मानव शरीर के और आपको समझाने की कोशिश की कि ये फिजिकल बैरियर किस प्रकार अपना काम करते हैं। तो जो ये फिजिकल बैरियर बना, या एक बात याद रखनी है, ये हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस है, सुरक्षा की पहली पंक्ति है। अगर किसी रोगजनक को शरीर में प्रवेश करना है तो उसे पहले फाइट करना होगा इस फर्स्ट डिफेंस से, इस पहली सुरक्षा पंक्ति से। ओके, नाउ अब मैं सेकंड लेवल पे आ रहा हूं, एक अलग से टॉपिक है, कंप्लीमेंट सिस्टम। क्या है? ये कुछ प्रोटीन है और लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन है। ये 30 प्रकार के प्रोटीन, इनको हमने नाम दिए C से, C1, C2, C3। C मीन्स कंप्लीमेंट, तो ऐसे नाम दिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, C1, C2, C3, C4। तो ऐसे ऐसे लगभग 30 प्रकार के प्रोटीन है, 30 टाइप के। इन्होंने मिलकर ये कंप्लीमेंट सिस्टम बनाया है। C3 जो है वो मोर डोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा मात्रा में है, उसका नाम है C3। तो ऐसे ऐसे 30 हो गए और ये प्रोटीन एक कास्केड बनाएंगे। अब कास्केड किसको कहेंगे कि C1 एक्टिव हुआ तो C1 एक्टिव होकर C2 को एक्टिव करेगा, देन C2 एक्टिव हुआ, वो C3 को एक्टिव करेगा। तो ऐसे ये कास्केड, एक सीरीज बनेगी। तो प्रोटीन बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, और इस प्रकार ये कंप्लीमेंट सिस्टम अपना काम करेगा और जो रोगजनक हैं उसे नष्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और इस प्रकार ये इन्नेट इम्यूनिटी में अपना
कंट्रीब्यूशन देगा। आगे चले, नेक्स्ट है फैगोसाइटिक प्रोसेसेस। मैं 3 कोशिकाओं के नाम लिख रहा हूं। मोनोसाइट पहले प्रकार की कोशिका, मैक्रोफेज दूसरे प्रकार की कोशिका और न्यूट्रोफिल तीसरे प्रकार की कोशिका। ये तीनों इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तीनों में कॉमन बात क्या है? ये तीनों कोशिकाएं फैगोसाइटिक भक्षाणु प्रकार की हैं। मोनोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल क्या करती है? ये कोशिकाएं कोई भी रोगजनक अगर इनकी सतह पर है तो स्यूडोपोडिया कूटपाद बनाएगी और भक्षाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस के द्वारा उस रोगजनक को अपने भीतर ले लेगी और फिर उसे नष्ट कर देगी। तो इन तीनों कोशिकाओं में भक्षाणु प्रतिक्रिया या फैगोसाइटिक प्रोसेस उपस्थित होती है। तो ये क्या करेगी? रोगजनक अगर इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पार करके अंदर आ गया है, थ्रू स्किन कोई घाव हुआ, रोगजनक अंदर एंटर हो गए, या HCl अपना काम नहीं कर पाया, लाइसोजाइम नहीं कर पाए, म्यूकस मेम्ब्रेन ने काम नहीं किया, फर्स्ट डिफेंस फेल हो गया, देन अब ये रोगजनक हमारे बॉडी के तरल में आ गए, लिक्विड में आ गए। तो फिर ब्लड में प्रेजेंट ये सेल्स हैं, एक प्रकार की WBC है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये। तो मोनोसाइट, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल तीनों भक्षाणु हैं। उन रोगजनकों को भक्षाणु क्रिया द्वारा अपने भीतर ग्रहण कर लेगी और फिर उन्हें नष्ट करने का काम ये करेगी। ओके, नेक्स्ट। अब लास्ट है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन शोध प्रतिक्रिया, प्रतिदाह अनुक्रिया। तो जो इन्फ्लेमेशन है, प्रतिशोध अनुक्रिया है या जो प्रतिदाह अनुक्रिया है, ये एक प्रकार की इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट है मतलब सीधी सी बात है, इट इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक, अविशिष्ट है। जीवाणु आए, वायरस आए, कोई हेलमिन्थस हो, अमीबीय पैरासाइट हो, कैसा भी रोगजनक हो, समान रूप से ये अविशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं जब वो टिश्यू में एंटर हो जाए। तो जब भी कोई रोगजनक ऊतकों में प्रवेश करता है तो उस समय ये अविशिष्ट प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हैं, जिसे प्रतिदाह या शोध अनुक्रिया कहा जाता है। इस समय होगा क्या? कुछ केमिकल्स बनते हैं, क्षतिग्रस्त रुधिरवाहिनियां बना ले, क्षतिग्रस्त केशिकाएं, डैमेज मास्ट सेल कुछ केमिकल्स बनाती है जिनके नाम हैं, आप याद कर लें। पहला जो केमिकल बनता है वो है हिस्टामिन। दूसरे प्रकार का जो केमिकल इस समय बनता है उसका नाम है सीरेटोनिन। तो हिस्टामिन, सीरेटोनिन। तीसरा केमिकल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, 1, 2, 3। और चौथे प्रकार का जो केमिकल बनता है वो है ब्रैडीकाइनिन। कोशिश करना इन नामों को आप याद कर पाए। तो क्या हुआ, कोई पैथोजन रोगजनक टिश्यू में एंटर हुआ, ऊतकों में आया, तो ऊतक क्षतिग्रस्त हुए, टिश्यू इंजरी हुई, तो केशिकाएं, रुधिरवाहिनियां, मास्ट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने के बाद ऐसे कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, सीरेटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडीकाइनिन। इन केमिकल के रिलीज होने से कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए? मुझे 3 चेंजेस याद आते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। स्किन रेडनेस हो गई, रैशेज, रेड कलर की कुछ धारियां, रैशेज हमें दिखते हैं। एक, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फीवर कह दो इससे आप, 2 हो गए। और तीसरा चेंज जो हमें दिखता है,
स्वेलिंग, उस पर्टिकुलर पार्ट में सूजन आ गई। तो कई बार हम देखते हैं मसूड़ों में सूजन, रेडनेस हो गई, वहाँ बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो ये जो चेंजेस हुए वो इन केमिकल्स की प्रेजेंस के कारण हुए। और केमिकल कब रिलीज हुए? जब बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हुआ। तो इन रेस्पॉन्सेस को सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देंगे? इन्फ्लेमेशन, शोध या प्रतिदाह अनुक्रिया। ये एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी के ये 4 लेवल डिस्कस किए। कौन से लेवल में क्या होता है आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा। और ये सब चीजें हमारे आसपास हैं, हम देखते हैं। प्रतिशोध, प्रतिदाह या शोध अनुक्रिया, इन्फ्लेमेशन, ये आपने महसूस की होगी। हम खाना खाते हैं, मान लो कोई कठोर चीज आ गई, मसूड़े छिल गए हल्के से, तो उस समय मसूड़ों में सूजन, रेडनेस, स्वेलिंग, इस तरह की चीजें, हम सूजन आना, लाल रैशेज हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब प्रतिदाह या शोध अनुक्रिया का एक उदाहरण है। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।